हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक कंपटीशन वाला चैनल पे। ये वो चैनल है जहां पे आपको नीट ओरिएंटेड हाई क्वालिटी कंटेंट मिलता है। ये वो चैनल है जहां से पढ़ के नीट में 60-70% सेलेक्ट होने वाले बच्चे यहां से होते हैं। ये वो चैनल है जहां से पढ़ के हर साल मेडिकल कॉलेज में एक जत्था पहुंचता है। बहुत दिनों बाद नीट 23 के लिए हम फिर से मिले हैं एक माइंड मैप सीरीज को लेकर के। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि एक बार और हम दोनों मिले हैं और नीट 23 की जर्नी में आपके रिवीजन जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है बच्चों का, उसको आसान बनाने आए हैं। माइंड मैप सीरीज के थ्रू हर चैप्टर को कंप्रेस्ड फॉर्म में 100% कंटेंट कैसे रिवाइज करे वो आपको बताया जाएगा। और नीट एग्जाम में बैठने से पहले कौन सी सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए वो सब कुछ हम यहां पे करा रहे होंगे। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, मेजर हो माइनर हो, जब वो चैप्टर आ रहा होगा तो सबसे बेस्ट वीडियो होगा रिवीजन का। तो चलिए आज मैं आपका एमआर सर लेके आया हूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का माइंड मैप लेक्चर। तो शुरू करते हैं। मोशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट जब कहीं मोशन में होगा मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, और ऑब्जेक्ट कहीं रुका होगा तो उसको कहते हैं हम रेस्ट। रेस्ट एंड मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट वर्ड, रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। मैं इस मार्कर की बात करूं, मार्कर रेस्ट में है या मोशन में? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ रे, मार्कर मोशन में है कि रेस्ट में? तो मैं चल भी गया, घूम भी गया, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में मार्कर की पोजीशन फिक्स है। मेरे रिस्पेक्ट में मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो मैं कहूंगा मार्कर की पोजीशन तो ये है, मेरे रिस्पेक्ट में मार्कर की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो मैं बोलूंगा मार्कर रेस्ट में। और तुम बोलोगे मार्कर मोशन में है क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में चेंज हो रही। ट्रेन में मैं बैठा हूं, मेरे सामने पैसेंजर बैठा है, हम दोनों जा रहे हैं, मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है लेकिन तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये मोशन में होगा। तो रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इफ पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मैं यहां पे खड़ा हूं, मार्कर को लेकर ऐसे देख रहा हूं, घंटों तक महीनों तक ऐसे ही खड़ा हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट में होगी। मैंने मार्कर को फेंक दिया, ऊपर गया, नीचे आया, पोजीशन चेंज हुई तो ये मोशन में होगी। देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है, अलग अलग ऑब्जर्वर और फ्रेम के रेफरेंस में। तुम्हें क्या दिखेगा ये डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है और कहां से देख रहा है। जो देख रहा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर, और जहां से देख रहा होता है उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर जब भी ऑब्जर्वेशन लेता है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा रेस्ट में एज्यूम करता है। जैसे मैं कहता हूं कि इसको फ्रेम मान लो, उसको तुम रेस्ट में मान लेते हो। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वहां तुम बैठ जाओगे, उसको रेस्ट में मानोगे। तो फ्रेम रेस्ट में होता नहीं है, लेकिन फ्रेम को हमेशा रेस्ट में मान के ही हम दूसरे चीजों का ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो पहला टर्म आता है कि अगर उसका पोजीशन चेंज हुआ तो कुछ लेंथ चलेगा पोजीशन, उसको कहते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, जितना चल के जाएगा सारा काउंट होगा, कहां गया इस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये टर्म कैसा होता है? स्केलर होता है। डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन बिटवीन 2 पॉइंट। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में किस पाथ से जा रहे हो, उस पाथ के लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। सारे पाथ के लिए डिस्टेंस अलग अलग आएगा क्या? हाँ। तो डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन बिटवीन 2 पॉइंट। डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, हाँ बिल्कुल। जैसे मैं भी चल रहा हूं और ये भी चल रहा है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस हुई, मेरे रिस्पेक्ट में नहीं हुई। तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये चला, मेरे रिस्पेक्ट में ये नहीं चला। तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस। कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस क्या होता है कि जितनी कदम ऑब्जेक्ट चलता है ना, सारे लेंथ को हम जोड़ते हैं, तो ये कभी भी समय के साथ घट नहीं सकता। सर हम आगे जा रहे थे हम पीछे घूम गए, तो टोटल पाथ लेंथ ये हुआ, पाथ का टोटल लेंथ काउंट करते हैं बेटा। कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, ये टाइम के साथ कभी घट नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक नंबर है, मैग्नीट्यूड है। 1 कदम चला, 2 कदम चला, 3 कदम चला, 4 कदम चला, 5 कदम चला, तो जीवन में बहुत कदम चलता है इंसान।
तो इंसान की टोटल डिस्टेंस कितनी होती है लाइफ में? इनफाइनाइट। जब वो जन्म लेता है और जब उसकी मृत्यु होती है तब तो कोई इनफाइनाइट कदम चल चुका होता है, और वो हमेशा ऐड कर रहे होते हैं, कभी भी डिस्टेंस के साथ वो डिक्रीज नहीं होता, हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। और डिस्टेंस इज एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। जब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं उसकी एरिया को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और इसका यूनिट होता है मीटर और डायमेंशन होता है L का पावर 1। क्या सारी बातें मैंने बता दी? क्या क्या बता दी? सर ये टोटल 5 लेंथ होता है, टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता है, हमेशा ऐड होता है, ये स्केलर होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, यूनिट इसका मीटर होता है, और ये स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया टोटल डिस्टेंस होता है। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया टोटल डिस्टेंस होता है। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये कंप्लीटली डिफरेंट है डिस्टेंस से, इसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। कितना ऑब्जेक्ट चला है ये नहीं बताता, नहीं बताता। ये क्या बताता है? ये बताता है शिफ्ट इन पोजीशन। ऑब्जेक्ट इनिशियली कहीं यहां पर था, फाइनली 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 सेकंड बाद कहीं यहां पाया गया। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से हम मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, या हम कह सकते हैं शिफ्ट इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन घटा दो। सर यहां से यहां तक इसी रास्ते से तो गया होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। हो सकता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए इसने ये रास्ता चूज किया हो सकता है इसने ये रास्ता चूज किया हो सकता है इसने ये रास्ता चूज किया हो सकता है ये सीधे चला गया हो। हर केस में जिस रास्ते से गया है उस पाथ का लेंथ अलग अलग है, तो डिस्टेंस अलग अलग होगा। डिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल, डिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर ऑल, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तीनों केस का क्या होगा? सेम होगा। यह सिर्फ बताता है कि तुम कहां थे और अभी कहां हो, किस रास्ते से आए हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी भी रास्ते से जाओ, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यही होगा। मतलब बड़ा सुंदर सी बात यहां पे देखना, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ टेकन। पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता डिस्प्लेसमेंट। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत कर रहे हो तो संघर्ष कर रहे हो तो रोज तुम कितना संघर्ष करते हो, कितना मेहनत करते हो, ये तुम्हारा डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट 1 साल पहले तुम एकदम चोमू थे, अनसक्सेसफुल थे, फेलियर थे, गवार थे, और जब तुम्हारा नीट का रिजल्ट आएगा तुम डॉक्टर बन चुके होगे। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। दुनिया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देखती है, संघर्ष नहीं देखती, डिस्टेंस नहीं देखती कि वहां तक पहुंचने के लिए तुमने किस रास्ते से किस तरह से संघर्ष करके पहुंचे हो। और हर इंसान का संघर्ष सेम नहीं होता। जो चांदी के कटोरी में पैदा लेता है उसके पास सब सुख सुविधा होता है, वो बड़ा आसान रास्ते से पहुंच जाता है। लेकिन हम जैसे गांव के लोग, गांव के विद्यार्थी तमाम मजबूरी और कमियों का सामना करते हुए बहुत संघर्ष करके यहां पहुंचते हैं। लोग कहते देखो ना कहां था और कहां पहुंच गया। मतलब दुनिया आपकी क्या देखती है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता होता है कि वहां तक पहुंचने के लिए कितना पाथ लेंथ आपने चला था, वो तुम्हारा डिस्टेंस है। क्लियर है? क्या ये डिफरेंस पे डिपेंड करेगा? हाँ, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस। कैन डिक्रीज विद टाइम, हाँ डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। क्योंकि मान लीजिए आपका पोजीशन ये था, बढ़ता गया, पोजीशन चेंज होते होते फाइनली ये आ गया। हो सकता है यू टर्न लेके तुम यही आ जाओ। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन सर यहीं पे है ना। देखो ना, ये यहां से गया और यू टर्न लेके यहां आ गया। बताओ इनिशियल पोजीशन सर यही, फाइनल पोजीशन यही, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। मैं यहां पे खड़ा हूं, चल रहा हूं, इनिशियली से मेरा फाइनल पोजीशन दूर जा रहा है, फिर मैं इसी लाइन पे वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट घटने नहीं लगा। देखो ये आपका इनिशियली पोजीशन, आप यहां खड़े थे, दूर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा, यू टर्न लेंगे, डिस्प्लेसमेंट घट रहा, यहां पे पहुंच गया, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, शिफ्ट इन पोजीशन। डिस्टेंस टोटल पाथ का लेंथ होगा। ये दोनों अलग चीजें हैं। मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। ये पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 होने का मतलब होता है पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ, निगेटिव मतलब पीछे की तरफ। मान लो 0,0 पे खड़े हो, आगे गए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पीछे गए तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर होता है। वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो शॉर्टेस्ट पाथ को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप यहां से चल के यहां पहुंच गए, सीधा स्ट्रेट लाइन का लेंथ को ही तो हम कहते हैं
स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन टू पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका भी यूनिट मीटर और डायमेंशन l का पावर 1 होता है। ये एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे? तुम कहीं भी स्पेस में यहां पे खड़े हो और तुम यहां पहुंच गए या यहां पहुंच गए, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा मिला तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। अच्छा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कर्व हो सकता है। क्लियर है? बात समझ में आया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिफरेंट स्पेशल केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर्कुलर पाथ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है ए से बी तक, तो इस लाइन पे चलते 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 यहां गया है, तो इस पाथ का जो लेंथ होगा ना उसको कहेंगे डिस्टेंस, मतलब आर्क लेंथ। सर्कुलर पाथ पे चलते तो सर्कुलर आर्क ही तो पाथ का लेंथ हुआ। तो पाथ लेंथ आपका हो जाएगा, मान लो आर रेडियस है, थीटा एंगल घूमे हो तो आर थीटा हो जाएगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा मिला दो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से सीधा मिला दो, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये होता है 2r sin थीटा बाई 2। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? 2r sin थीटा बाई 2। अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर एवरेज स्पीड में पूछूं, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा तो एवरेज स्पीड v होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे स्पीड v कांस्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? देखो बेटा, भले ही स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो इसका एवरेज वेलोसिटी होता है v sin थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। लोग यहीं तक बताते, ये नहीं बताते। एवरेज वेलोसिटी ऑन अ सर्कुलर पाथ होता है, अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो v इंटू साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। मान लो स्क्वायर पाथ पे ऑब्जेक्ट चला जा रहा है भागता हुआ, यहां पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर एंड स्क्वायर पाथ। सर्कुलर पाथ होगा, स्क्वायर पाथ ही होगा। तो ऑब्जेक्ट साइड के लॉन्ग चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। तो सबसे पहले ए से बी तक जब पार्टिकल गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो ए से सीधा जा रहा है 1D में विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा एल। अच्छा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो टोटल डिस्टेंस भाई साहब कॉर्नर के थ्रू ये एल पाथ का लेंथ 2L। फिर डी तक पहुंचा, एल 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 3L। फिर पूरा एक चक्कर लगा लिया तो टोटल लेंथ हो गया 4L। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एल ही होगा। ए से सी तक पार्टिकल गया, यहां से यहां तक पार्टिकल गया, पार्टिकल कितना चला हमें डैश मतलब नहीं है, पार्टिकल कितना लेंथ ट्रेवल किया हमें डैश मतलब नहीं। पार्टिकल यहां था, कैसे पहुंचा हमें नहीं पता, पार्टिकल यहां है फाइनली, तो ये हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट एक अलग ही चीज है। पार्टिकल कितना चला उससे डिस्प्लेसमेंट चेंज मतलब ही नहीं रखता। पार्टिकल की पोजीशन कितनी शिफ्ट हुई वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2L। अच्छा, ए से डी की बात करूं तो पार्टिकल यहां है, ऐसे 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 यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका एल ही होगा। और ए टू ए हुआ तो यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। देखो डिस्प्लेसमेंट 0। एवरेज स्पीड की बात करूं, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड v के बराबर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से भाग रहा है? v से। एवरेज वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना है? l। टाइम कितना लेगा? तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लिख सकते हैं क्या? हाँ, टाइम कौन लिख सकता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस भी l चला, स्पीड v है तो v ऊपर चला जाएगा, l से l कट गया तो v आंसर आ जाएगा। हाँ, तो 1D में अगर बिना डायरेक्शन चेंज के ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट हो गया। कितनी रफ्तार से भाग रहा है? कांस्टेंट रफ्तार से। यहां से तक डायरेक्शन भी सेम है तो वेलोसिटी भी वही आ जाएगा। लेकिन अगर ए से सी के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? √2L। और इस लाइन पे एक्चुअल में चल रहा है तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 2L बटा स्पीड v। तो देखो √2L डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, टाइम को लिखेंगे 2L बाई v, v चला गया ऊपर, L से L कट गया, √2/2, √2 से 2 काटोगे v बाई √2 आंसर आ जाएगा। यहां से यहां तक का एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो ए से डी का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आपका L और टाइम t। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस लो,
एल 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 3L/v टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि वास्तविकता में ऑब्जेक्ट तो यहां से चल के यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 3L/v। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को एवरेज वेलोसिटी कहती है, v/3 आ जाएगा। पूरे एक रोटेशन में ए से ए तक में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो यहीं पहुंच गया ना मालिक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। थोड़ा टाइम लगा लेकिन ये क्लियर हो गया। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बता दूं, फॉर 1D मोशन, फॉर 1D मोशन क्या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट? कितने लोग राजी है इस बात पे? हाथ उठाइए, कमेंट करके बताइए कि हाँ एकदम सही कह रहे हो सर। 1D लाइन पे चल रहा ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। सोचा? अब अपने आप को चप्पल मारो। घर में कहीं चप्पल पड़ा है, मम्मी के पापा के छोटे भाई पहन के घूम रहे, उसे मांग लो, एक चप्पल मार लो। सर काहे चप्पल मारे सर? क्योंकि 1D मोशन में भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट ये सही होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर एक लाइन पे चल रहा ना, हाँ लाइन पे यू टर्न पॉसिबल नहीं है क्या? मैं भी लाइन पे चल रहा हूं, देख रुका और इसी लाइन पे पीछे आया, क्या 1D मोशन कर रहा हूं मैं? क्या 1D मोशन कर रहा हूं मैं? बताओ 1D मोशन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, बताओ। हाँ सर। अब बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है? अबे 4 चक्कर लगा लिया। मेरी बात सुन, यहां करके दिखाता हूं। ये ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, चल रहा, और इसी लाइन पे घूम के वापस आ गया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा? नहीं तो, लेकिन कभी तो सेम होता है, बताता हूं। डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा इफ बॉडी इज मूविंग विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ तभी। इस केस में 1D लिखे या 2D लिखे, कोई भी मोशन लिखे जनरल मोशन के लिए ये होगा। अगर बता दिया डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा तभी ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होगी? दैट इज नथिंग बट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट कितना तेज भाग रहा है वही उसका स्पीड होता है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किधर भाग रहा है इस समय कोई मतलब नहीं होता है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? स्केलर है, के पास डायरेक्शन नहीं होता है। किसी भी इंस्टेंट पे मैं कितना तेज भाग रहा हूं वो हमारी स्पीड हो गई। और वेलोसिटी क्या होती? कितना तेज भाग रहा हूं और किधर भाग रहा हूं। तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू, डायरेक्शन हटा दे, हाउ फास्ट एंड वेयर इज वेलोसिटी एंड हाउ फास्ट इज स्पीड, क्या वेलोसिटी के वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को हम स्पीड कहते हैं? यस, हमेशा। हां 1D में, हां 2D में, सर्कुलर पाथ में, हां सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मान लो चल रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे कितना तेज भाग रहा है उसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, उसी को तो स्पीड कहते हैं किसी इंस्टेंट पे। तो स्पीड इज नथिंग बट हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यस, ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि ये स्केलर है। डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस, रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है नहीं चल रहा है। मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, हाँ डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। बच्चा समझ लेता है स्पीड भी कभी नहीं घट सकता। रे मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूं, स्पीड ज्यादा है, अब मैं मरे मरे से चल रहा हूं, स्पीड कम है। ऐसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। समझ में आया? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, क्योंकि स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। इसका मैं जोरदार मास्टर आगे बताने वाला हूं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। क्लियर है ये बात? एवरेज स्पीड क्या होती है? वो किसी डेल्टा टी टाइम में हम देखते हैं, किसी डेल्टा टी इंटरवल में देखते हैं, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। इन टाइम टी, इन टाइम टी, ये इन टाइम टी देखते हैं, ये होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या यहां पर हम एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस में मान लो पार्टिकल यहां से चल के कहीं यहां पहुंचा और यू टर्न लिया बी तक, तो टोटल डिस्टेंस ये हुआ एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए से बी के बीच का लेंथ, और ये टोटल हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसी डेल्टा टी में अलग हो सकता है।
सर सेम भी तो हो सकता है ना किसी केस में। हाँ, अगर डायरेक्शन ही चेंज ना हो, एक ही लाइन पे चलता जाए, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा हो, तो किसी भी डेल्टा टी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओनली व्हेन डायरेक्शन इज कांस्टेंट। एवरेज स्पीड को हम मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं जब डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड हो जाता है s1 प्लस s2 बाई 2। सिंपल अर्थमेटिक मीन। मान लो कि टी टाइम के लिए मैंने s1 स्पीड से चला, फिर अगले सेम टी टाइम के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दो जर्नी में टाइम सेम लगाया मैंने, अलग अलग स्पीड से चला, तो एवरेज स्पीड होता है s1 प्लस s2 बाई 2। डिटेल डेरिवेशन के लिए आप मेन लेक्चर देख सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस के लिए होता है 2s1 s2 बटा s1 प्लस s2, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। मान लो 5 मीटर तक हमारी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगले 5 मीटर तक भी स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये वाला वो वाला, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है। तो लिखोगे 2s1 इंटू s2 डिवाइडेड बाई s1 प्लस s2। ये एक स्केलर है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। एवरेज स्पीड हम इंस्टेंटेनियस स्पीड से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओह वेक्टर थोड़ी ना होगा स्पीड रे, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला है। यहां पे अगर बेटा स्पीड आपका कांस्टेंट हो जाए, अगर आपका स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा, तो एवरेज स्पीड बराबर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो थोड़ी ना एवरेज निकालोगे यार, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल हो जाएगा अगर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट कहीं भी चल रहा है तो। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड। हाँ, वेलोसिटी इज स्पीड। इंस्टेंटेनियस किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड कहते हैं। मतलब हाउ फास्ट इज स्पीड, यस, एंड वेयर डायरेक्शन लगा दूंगा तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड हमेशा सेम रहता है किसी इंस्टेंट पे, इंस्टेंट की बात हो रही ना, तो हमेशा हम कह सकते हैं कि ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू, वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हो गया, हाँ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होगा। मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ मैं रफ्तार बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, ये वेक्टर होता है। ये मे भी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो हो सकता है, हाँ, मे भी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो होगा। जब यहां पे देखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये स्केलर है, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव निगेटिव क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैं कह रहा हूं +5 मीटर पर सेकंड, तो -5 मीटर पर सेकंड, इन दोनों में डायरेक्शन अपोजिट है। क्या मैं इस डायरेक्शन को प्लस बोल सकता हूं? हाँ, तो इधर ऑब्जेक्ट जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो कहना +10 मीटर पर सेकंड। सर इधर हम कहते हैं प्लस, वो रेफरेंस है ना, कुछ बोले तो हम इधर प्लस बोलते हैं, इधर माइनस बोलते हैं। वैसे तुम मान सकते हो डायरेक्शन किधर भी प्लस माइनस। आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो बोलोगे +10, पीछे जाएगा तो -10। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। पता नहीं कौन सी डिजाइन बना दी है इसने, कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा वो एवरेज के बराबर होगा, या पूरे मोशन का एवरेज वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। कब? यूनिफॉर्म मोशन में। और यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी को। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और जब वेलोसिटी बेटा आपका कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के बराबर ही आएगा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड व्हेन डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ये दो चीज दो बार लिख दिया मैंने, पहले भी एवरेज स्पीड में ये लिखा था कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड बराबर होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा? जब एक ही लाइन में चल रहा हो। क्या ये भी वेक्टर है? जी सरकार।
क्या एवरेज वेलोसिटी का निकालने का तरीका ये भी हो सकता है? एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका ये भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या एवरेज वेलोसिटी को हम स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ कह सकते हैं? नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसी भी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी को हम स्लोप थोड़ी ना कहेंगे, डिफरेंशिएशन थोड़ी ना हुआ है यार। तो ये इंटीग्रेशन क्यों बोला? किसी भी चीज का एवरेज निकालने का तरीका होता है कि उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाइम। याद आ गया होगा बच्चों को। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, in a fixed direction with constant rate of change in distance. If object is moving equal distance and equal time in fixed direction, मेरी बात सुनिएगा, when object is moving equal distance and equal time interval in fixed direction, मतलब सबसे पहले equal distance in equal time and fixed direction, इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन फिक्स, तो वेलोसिटी ही तो कांस्टेंट हो गया। तो यूनिफॉर्म मोशन इज नथिंग बट अ सिनोनिम्स ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैं अगर बोलूं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, कोई बुराई नहीं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, स्पीड कांस्टेंट इन फिक्स्ड डायरेक्शन, तो भाई साहब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही तो हो गया। स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट। हाँ भाई, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ना तो स्पीड चेंज हो रही ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही, तो स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट, तभी तो ओवरऑल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी बराबर एवरेज स्पीड होता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्शन भी फिक्स हो गया, तो एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर एवरेज वेलोसिटी होगा। दोनों अलग चीजें। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो डायरेक्शन भी फिक्स। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो पक्का ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम डायरेक्शन कांस्टेंट रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दो तरीके से फिर से हम यहां पे डिफाइन करेंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एक्सीलरेशन का मतलब होता है किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कह सकते हैं। जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का स्लोप मिलता है। तो डीवी बाई डी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, तो स्लोप ऑफ वीटी इज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x भी लिख सकते हैं और dv बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही एक्सीलरेशन के मेजर फॉर्मूले हैं। इसको कब यूज करेंगे? जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो। इसको कब यूज करेंगे? जब वेलोसिटी x का फंक्शन हो। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर, हाँ, तो डायरेक्शन होगा, हाँ, किधर? डायरेक्शन अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ नहीं होता, जिधर वेलोसिटी चेंज होता है उधर होता है, या अलोंग फोर्स भी कह सकते हैं, जिधर फोर्स लगता है अलोंग फोर्स। क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट हो सकते हैं? हाँ। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। किसी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। सॉरी, डेल्टा टी टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उसको हम एवरेज एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट तीन तरह के फंक्शन में मेजरली होता है, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, या पोजीशन टी स्क्वायर का फंक्शन हो, या पोजीशन रूट अंडर एक्स का फंक्शन हो। अगर कहीं पे वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया, या वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/t³ हो गया, या x इज प्रोपोर्शनल टू t³ हो गया, या x इज प्रोपोर्शनल टू 1/t हो गया, इन सब में एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा।
कब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है? जब वेलोसिटी के फंक्शन में सिर्फ टी का पावर 1 हो। अगर टी का पावर 2 हो गया, टी का पावर 3 हो गया, तो वेरिएबल हो जाएगा। पोजीशन के फंक्शन में टी स्क्वायर हो एंड वेलोसिटी रूट अंडर एक्स के प्रोपोर्शनल हो। अगर कहीं वेलोसिटी लिखा हुआ है के एक्स तो एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा। कहीं पे वेलोसिटी रूट अंडर एक्स के फंक्शन में, एग्जांपल v इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 5, यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही आएगा, यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को रिटार्डेशन में। व्हाट इज रिटार्डेशन? व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज नथिंग बट एक्सीलरेशन which is opposite to the direction of motion और opposite to the velocity। वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के अपोजिट हो, एक्सीलरेशन which is opposite to the velocity is called retardation। it may be positive or negative, retardation may be positive or negative acceleration। retardation does not mean negative acceleration। जैसे मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल आगे की तरफ भाग रहा है, वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन आगे, यहां पे ये रिटार्डेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी एक्सीलरेशन सेम है। यहां पे ऑब्जेक्ट भाग पीछे रहा है लेकिन एक्सीलरेशन आ गया, इसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन समथिंग हिंदी में इसको कहते हैं मंदन। रिटार्डेशन में ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा? स्लो डाउन हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो घट रही होगी। यहां पे ऑब्जेक्ट भाग रहा है पीछे और एक्सीलरेशन भी पीछे, किसको हम रिटार्डेशन बोले? नहीं। यहां पे ऑब्जेक्ट भाग रहा है आगे, एक्सीलरेशन है पीछे, ये होगा रिटार्डेशन। तो कौन कौन सा रिटार्डेशन है गेस करके बता सकते हो क्या? सेकेंड और फोर्थ। अच्छा, स्पीड किस में घट रहा, किस में बढ़ रहा? जब भी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट हो तो पक्का स्पीड घटेगा, उसी को तो रिटार्डेशन कहते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट पीछे भाग रहा है, एक्सीलरेशन भी पीछे हो रहा, तो धकाधक इसकी स्पीड क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। यहां पे स्पीड, तो याद रखना जब भी मोशन मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड बढ़ेगा, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड घटेगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, डीवी वेक्टर बाय डीटी। यहां पे डिफरेंशिएशन किसका कर रहा है? वेलोसिटी का। तो एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का बाहर मैग्नीट्यूड ले लूं तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? तो हमने मैग्नीट्यूड लिया है किसका? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का। ये क्या है? ये पूरा का पूरा यही उठा के रखा है। ये क्या था? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसी के आगे मैग्नीट्यूड लगाया, हाँ, तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम मैग्नीट्यूड लगा दिया। तो मैग्नीट्यूड किसका? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का, मतलब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का, इसका एक्सीलरेशन कर रहा हूं, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड का डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, सॉरी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। देखो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो रेट ऑफ चेंज इन, द रेट ऑफ चेंज इन, द रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड ऑफ वेलोसिटी को हम स्पीड कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज डिफाइंड एज ईटी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब पाथ के लॉन्ग एक्सेलरेशन। जो पाथ के लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा वही तो स्पीड को चेंज करेगा। अभी तुमने बोला अगर मोशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मोशन की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगा। मोशन, वेलोसिटी हमेशा मोशन की तरफ, मोशन की डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, सॉरी, मोशन की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी हमेशा मोशन की तरफ होता है। मोशन मतलब जिधर भाग रहा है, तो वेलोसिटी किधर है? आगे, एक्सीलरेशन आगे, तो स्पीड बढ़ेगा। अपोजिट तो स्पीड घटेगा। तो यहां पे देख रहे हो कि लाइन में ही है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखो ना, ये लाइन में ही है, लाइन में है। अगर पैरेलल है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो स्पीड बढ़ेगा, एंटी पैरेलल है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो स्पीड घटेगा। तो जो एक्सीलरेशन लाइन ऑफ मोशन में होता है उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पीड पे फर्क डालता है। जो लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो डायरेक्शन चेंज करने के रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका वेक्टर सम को ही नेट एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन वास्तविकता में दो
कंपोनेंट से मिलके बनता है। जो सिर्फ स्पीड को चेंज करे वो हमेशा मोशन की डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। वो एसिलेशन जो वेलोसिटी की तरफ है उसको एटी कहते हैं। वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड। क्लियर है यहां तक? अब काइनेमेटिक्स के सवाल कौन से कंसेप्ट पे होंगे ये डिसाइड करता है हमेशा नेचर ऑफ एसिलरेशन। नेचर ऑफ एसिलेशन मतलब रिटार्डेशन है, एसिलेशन है? नहीं, एसिलरेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो एसिलरेशन 0 है, तो सर एसिलेशन 0 तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। हाँ, तो यूनिफॉर्म मोशन में एसिलेशन 0 तो बचा ही नहीं कुछ। हम सीधा लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना तो स्पीड चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इसमें क्या बचा? सबसे सिंपल मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और अगर कांस्टेंट एसिलेशन की बात करूं तो वहां पे आप लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। कांस्टेंट एसिलेशन जैसे एसिलरेशन दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसिलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट एसिलेशन का एग्जांपल। जब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी हो, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x हो, तो कांस्टेंट एसिलेशन के एग्जांपल है। उसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल एसिलरेशन हो गया तो आप इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन करेंगे। वेरिएबल एसिलरेशन में ऐसा नहीं कि कांस्टेंट एसिलेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम वेरिएबल एसिलेशन में तो करेंगे ही करेंगे, कांस्टेंट एसिलेशन में भी आप कर सकते हैं। एसिलरेशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही तो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होता है। लेकिन स्पेशली जब कांस्टेंट एसिलरेशन हो, दिया हो कांस्टेंट एसिलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करके सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो बताओ कब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरफ भागोगे? जब एसिलरेशन वेरिएबल हो, एसिलेशन कांस्टेंट हो तो हमेशा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जोरदार एक नाली कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। नाली ओपी ना कमेंट बॉक्स, यहां पे देखिएगा। अगर आपको पोजीशन पता है, वेलोसिटी निकालना है, तो आप करेंगे डिफरेंशिएशन। पोजीशन से वेलोसिटी तक जाने के लिए आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी में पहुंच जाएंगे। वेलोसिटी दिया हुआ एसिलेशन निकालना है तो आगे जाने के लिए आप डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए डी वी वेक्टर बाई डी टी आपका एसिलेशन होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स आपका एसिलेशन होता है। तो आगे जाने के लिए क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन हमेशा एक इंस्टेंट पे होता है, तो डिफरेंशिएशन से हमेशा एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलता है। पोजीशन का डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन। और अगर आप एसिलरेशन के भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, वैसे तो ये जर्क होता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ये मिलेगा आपको नाली। तो एसिलरेशन का कभी भी आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, एसिलरेशन का कभी भी आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अच्छा, एसिलेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करोगे तो पीछे आ जाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ एसिलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेशन हमेशा एक इंटरवल में मिलता है, इसलिए एक वैल्यू नहीं देता, वो डेल्टा वी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी एसिलरेशन तुम्हारा टाइम के फंक्शन में दिया हो, जैसे a इज इक्वल टू 2t, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 2, तो फाइनल वेलोसिटी बताओ, क्या करोगे? सिंपल a को 2t रख दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बता देगा। और वेलोसिटी दिया हो, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आपका चेंज इन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और x दिया हो टी स्क्वायर, जैसे x देते ना टी स्क्वायर प्लस 2t, इसका तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा? इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? नाली। अब देखो कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों हो सकता है? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन और इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। और एक्सेलरेशन का, सर एक्सेलरेशन से आगे मत जाना, नाली में गिर जाओगे, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा। पोजीशन का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। कितना आसान हो गया बता, कितना आसान हो गया बता। पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन चेंज इन पोजीशन, और पोजीशन का इंटीग्रेशन नाली में गिर गए। और यहां से एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हम नाली में गिरे हुए मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? अच्छा, तो डिफरेंशिएशन ही तो स्लोप होता है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन स्लोप ही तो है। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, एक्सटी टाइम का स्लोप क्या होता है?
स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, अरे डिफरेंशिएशन करते हो तो आगे चले जाते हो तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप लोगे तो वेलोसिटी होगा। ऐसे तो सर वेलोसिटी टाइम एक्सीलरेशन होता है, अरे मजा आ गई रे, ये स्लोप ऑफ वीटी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो पोजीशन का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्लोप एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का स्लोप नाली 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 नाली। अरे हाँ, एक्सीलरेशन का एरिया अंडर द कर्व, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ एटी। तो एरिया ऑफ एटी कहने का क्या मतलब है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ कहने का मतलब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, तो चेंज इन वेलोसिटी देता। इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इंटू डी चेंज इन वेलोसिटी, और इंटीग्रेशन का मतलब ही तो होता है एरिया अंडर द ग्राफ। इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हो जाएगा आपका चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नाली। मजा आया, अरे मजा आया। अब एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में याद रखिएगा ये वेक्टर फॉर्म में होता है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, अगर आगे जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, कई बार होता है कि ऑब्जेक्ट ईस्ट की तरफ जा रहा था 10 से और थोड़ी देर बाद वेस्ट की तरफ जा रहा है 20 से, तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। ये वेक्टर रिलेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, ये 3 वेक्टर फॉर्म है ये भी। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में स्केलर आता है, कैसे, ये तो स्पीड का स्क्वायर, फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर बराबर 2as, यूज किया ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। एस एन होता है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये किसी एक सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये टोटल टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है, ये तो समझते ही है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये कब वैलिड है, ये कब वैलिड है, तो वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब फिक्स्ड एक्सेलरेशन के लिए ऑल आर डायमेंशनली करेक्ट। कई रामलाल टाइप किताबों में लिखा है ये डायमेंशनली गलत है। सुन, अगर डायमेंशनली गलत हुआ ना कोई चीज तो हमेशा फिजिकली गलत होगा, और फिजिकली गलत होगा तो पढ़ोगे कैसे, गधेलाल। ये डायमेंशनली करेक्ट है सर, लेकिन 100 कैसे होगा सर, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर वेलोसिटी है। चाचा 1 सेकेंड का वेलोसिटी, 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, तो थर्ड सेकेंड इज अ इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, तो पे टाइम की वैल्यू 1 रख दी, इसलिए टी दिख नहीं रहा, ये वेलोसिटी इनटू टाइम है। समझ में आया। अगर u0 रेसिलेशन कांस्टेंट है तो कई बार पूछते हैं ए ट्रिपल ई में, नीट में, जेई में कि एस एन बाई एस एन एथ का रेशियो क्या होगा, एन स्क्वायर बाई 2n। कुछ नहीं करना, यहाँ पे u को 0 रख दो और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो a बाई 2 से a बाई 2 कटेगा, ये n स्क्वायर 2n माइनस 1, n स्क्वायर 2n माइनस 1, कोई बात नहीं। ये एक जोरदार हमारा स्टार है, इसको हमेशा याद रखना कि कहीं कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होता है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होता है। देखो बेटा, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी तुम ऐसे निकाल सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी तुम ये लिख सकते हो। तो याद रखना, अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में मिड पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा होता है रूट अंडर इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2, ये वेलोसिटी एट मिड पॉइंट। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज नथिंग बट यू स्क्वायर बाई 2a। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2a। रेस्ट टू रेस्ट का जर्नी बहुत कॉमन जर्नी है, ध्यान से सुनना। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट और कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा से t1 टाइम चलता गया, फिर अचानक से मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करने के बाद ब्रेक लगा लिया रिटार्डेशन b का, t2 टाइम में चल के रुक गया। अगर टोटल जर्नी में s डिस्प्लेसमेंट चला है, टोटल टाइम t लगा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s होता है हाफ अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से t1 तक चला, फिर रिटार्डेशन बीटा से t2 तक चला, तो इनमें रिलेशन होता है अल्फा t1 बराबर बीटा t2।
एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो यहां पे डिस्प्लेसमेंट s1 चला, यहां पे s2 चला, तो अल्फा s1 एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन में चला गया डिस्टेंस, बराबर रिटार्डेशन इंटू रिटार्डेशन में चला गया डिस्टेंस होता है। गैलीलियो रेशियो, ऑड नंबर रेशियो, इन अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तभी लगा सकते हैं, मतलब रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इसको मैं कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, मतलब टोटल 1 सेकेंड, इन 2 टोटल 2 सेकेंड, इन 3 सेकेंड इज अ ऑड नंबर रेशियो। अगर रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट हुआ है, रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट हुआ है, तो टोटल 1 सेकेंड में, टोटल 2 सेकेंड में, टोटल 3 सेकेंड में x/4, x/9, x/16 चलता है। मैं कह सकता हूं नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16। और इतना ही नहीं, अगर रेस्ट से और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जर्नी स्टार्ट हुआ, पहले 2 सेकेंड में चला x, टोटल 4 सेकेंड में चलेगा 4x, टोटल 6 सेकेंड में चलेगा 9x। मतलब ये रेशियो किसी भी टी टाइम के लिए सही होता है। टोटल टी टाइम में जितना चला है उतना 2t टाइम में चला गया रेशियो, 3t टाइम में चला गया रेशियो, ये x/4, x/9, x/16 ऐसा आता है। लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट और इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। जैसे पहले 10 सेकेंड, फिर 20 सेकेंड, दूसरा 10 सेकेंड नहीं, टोटल 2t टाइम, टोटल 3t टाइम। पहला 8 सेकेंड में x चला, तो टोटल 16 सेकेंड में कितना चलेगा 4x। टोटल 15 सेकेंड में, टोटल 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट x चला, तो टोटल 30 सेकेंड में कितना चलेगा, समझ गए, इसका दुगना, ये t तो ये 2t, ये चलेगा 4x। ये कहने की कोशिश कर रहा है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक बच्चा मिला मुझे, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहता है सर ये तो मेरा थर्ड आ गया, लेकिन फोर्थ, थर्ड मतलब तीसरा और फोर्थ मतलब टोटल 4। मैंने पूछा कैसे, तो कहता है सर हमने पढ़ा था जहां आरडी लगा हो ना वो तो एक एक होगा और टीएथ टोटल होगा। मैंने बोला फोर्थ ओवर कौन गया था कल के मैच में, तुम्हें पता है? हाँ सर, चौथा ओवर गया था ईशांत शर्मा। मैंने उसको थप्पड़ मारा, चौथा, फोर्थ मतलब चौथा और यहाँ फोर्थ मतलब 4। गधे, टोटल 4 सेकेंड है ना, सिंपल 4 सेकेंड लिखता है, ये टोटल 4 सेकेंड हो गया और सिर्फ चौथा सेकेंड ये 4th सेकेंड हो गया। उसमें जो रेशियो होता है ऑड नंबर का रेशियो होता है, x, 3x, 5x, 7x। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन जर्नी स्टार्ट करता है, तो पहले t समय में x चला है तो नेक्स्ट t समय में 3x चलेगा। जैसे यहां पे 15 सेकेंड में x चला है तो नेक्स्ट 15 सेकेंड में, समझ रहे हो, नेक्स्ट 15 सेकेंड में 3x चलेगा और टोटल 30 सेकेंड में 4x चलेगा। क्लियर है ये बात एकदम? अच्छा, जिस तरीके से इक्वल टाइम में, जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में डिस्टेंस का रेशियो होता है, इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो होता है। आगे ये इक्वल टाइम में 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड इक्वल टाइम, सॉरी यहां पे इक्वल टाइम, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, एक सेकेंड का इंटरवल है, ये टी सेकेंड का इंटरवल, इक्वल टाइम में डिस्टेंस का रेशियो होता है। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जर्नी स्टार्ट करता है तो इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो है, रेशियो ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। डायग्राम बना देता हूं, u0 s डिस्टेंस चला t1 टाइम में, फिर नेक्स्ट एसी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस चला t2 टाइम में, फिर नेक्स्ट s डिस्टेंस चला t3 टाइम में। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है ना, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, पहला 5 मीटर t1 समय में चला, फिर दूसरा सिर्फ 5 मीटर t2 समय में चला, फिर तीसरा 5 मीटर t3 समय में चला, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो इक्वल डिस्टेंस के लिए टाइम का रेशियो होता है, इक्वल डिस्टेंस में टाइम का रेशियो होता है, इक्वल डिस्टेंस s, फिर नेक्स्ट s, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट s में 1:√2 - 1:√3 - √2 √4 - √3 एंड सो ऑन। पैटर्न समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इज ए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है कि वेलोसिटी वेरी करता है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है ना, एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, पहला गलती बच्चा यही करता है, गलती बच्चा यही करता है। मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर है? क्लियर है? ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अगर ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से मैंने यहां पे क्या किया, ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ड्रॉप किया और नीचे जब गिरता जाएगा तो उसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सर एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो ये लग जाएगा, तो ये लग जाएगा सर, इनिशियल वेलोसिटी 0, देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो ये लग जाएगा। टोटल 1 सेकेंड में, टोटल 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड मतलब ये इंक्लूडेड है, टोटल 3 सेकेंड में, टोटल 3 ओवर में कितना रन बना और चौथे ओवर में कितना रन बना, ये अलग है। तो 1 सेकेंड में टोटल 2, टोटल 3 सेकेंड में 1, x 4x 9x 16x चलेगा। हाँ, यहां भी वही होता है, यहां भी टोटल 1 सेकेंड में, टोटल 2 सेकेंड में, टोटल 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस चलता है x 4x 9x 16x चलता है। तो पहले 1 सेकेंड में कितना चलेगा, निकाल लो ना। इनिशियल वेलोसिटी 0, x बराबर u 0, तो हो जाएगा हाफ, एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 इंटू 1 का होल स्क्वायर 5। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चला है, x की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले 1 सेकंड में 5 निकाल लिया, तो x की वैल्यू 5 रखो, तो 4x मतलब 20, 5 रखो 45, 5 रखो 80। ओ भाई साहब, रे रे रे, तो पहला 5 याद कर, उसके बाद नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर। देख, 1 का होल स्क्वायर 1 इंटू 5, 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू 5, 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू 5। अरे सर कहां थे रे, 5 का होल स्क्वायर 25 गुना 5, निकाल ले, 5 20 45 80 125। और सिर्फ बात करूं मैं 1 1 सेकंड का इंटरवल, पहले 1 सेकंड में, दूसरे ओवर दूसरा सिर्फ 1 सेकंड में, तीसरा सिर्फ 1 सेकंड में, चौथा सिर्फ 1 सेकंड में, तो क्या होगा, तो होगा ऑड नंबर का रेशियो x 3x 5x 7x। सर यहां क्या करना, कुछ नहीं करना, क्या करना है, गिनती लिख ले, 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी और हाँ गिनती ऑड नंबर का गिनती, 1 3 5 7 9, 5 से मल्टीप्लाई करते, 5 15 25 35 45, 5 15 25 35 45 चलेगा। टोटल कितना टाइम लेता है ग्राउंड तक आने में, √2h/g। ग्राउंड पर कितने वेलोसिटी से टकराएगा, √2gh। किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, v बराबर u प्लस at, u0 एक्सेलरेशन g इंटू टी, लीनियरली वेलोसिटी वेरी करेगा। एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम है √100। देखो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना हो गया सर h, टाइम कितना लगा, √2h/g, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। ये h है, रूट के अंदर है, ये सिंपल h है, समझ में आया। इसका ग्राफ बनाओगे तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, नेगेटिव है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ये। इस ग्राफ को कन्वर्ट कर लो, स्लोप कैसा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है, तो उसका स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे कांस्टेंट बढ़ रहा है, यही तो ग्राफ बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहां से रेस्ट से रिलीज करता हूं तो पहला आधा हाइट चलने में t1 टाइम लेता है, तो दूसरा आधा टाइम चलने में दूसरा आधा डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लेगा। दो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल काट दिया, पहले टोटल हाइट h है, तो आधा डिस्टेंस चला है t1 टाइम में, तो अगला आधा डिस्टेंस कितने टाइम में चलेगा। t1:t2 का रेशियो होता है 1:√2, 1:√2। मोशन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हो तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगता है उतना ही टाइम इसको वहां से यहां तक आने में लगता है। तो टोटल जो जर्नी होती है 2u/z टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जिसमें ऊपर जाने का टाइम t टाइम्स ऑफ अप प्लस टाइम ऑफ डाउन, ऊपर जाने का टाइम बराबर नीचे जाने का टाइम होता है, जो u/g के बराबर होता है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अप और डाउन को जोड़ेंगे तो 2u/g आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट g के बराबर होता है। किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन नीचे होगा, जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उतने ही से अपोजिट डायरेक्शन में टकराएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ कोलिजन सेम नहीं है, स्पीड सेम है। क्या है, स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u²/2g। अच्छा, इस पे सवाल एक ऐसा पूछते हैं कि मान लो इस h हाइट पे t1 समय पे है, फिर इसी हाइट पर t2 समय में आया, तो हाइट की वैल्यू क्या होगी, तो h बराबर होता है हाफ जी t1 इंटू t2। अच्छा, फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो
फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी 0/2, u प्लस 0/2, u/2 हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अच्छा मिड पॉइंट वेलोसिटी पूछे तो मिड पॉइंट वेलोसिटी होता है रूट अंडर इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2, तो आएगा u/√2। देख रहे हो विनोद, मोशन अंडर ग्रेविटी में मिड पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल दिस, जो भी हाइट होगी उसके मिड पॉइंट वेलोसिटी सीधा होगी u/√2, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के बीच में एवरेज वेलोसिटी होगा u/2, एवरेज वेलोसिटी होगा u/2। क्लियर? अच्छा सर यहाँ पे रुक गया, हाँ तो रुक के पहले 1 सेकेंड में, जैसे मान लो मैं यहां से मोशन दिखाऊं, तो मान लो यहां पे रुका, रुक के नीचे गिरते समय पहले 1 सेकेंड में कितना चलेगा, फिर 1 और 2 सेकेंड के बीच दूसरे सेकेंड में कितना, ये चलेगा 15 मीटर, ये चलेगा 5 मीटर। तीसरे सेकेंड में कितना चलेगा, तीसरे सेकेंड मतलब 2 से 3 सेकेंड के बीच में 25 मीटर चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रुक गया है। तो यहां से यहां तक वही ड्रॉप और कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला रेशियो फॉलो करे, और इसी का उल्टा ये मोशन होता है, इसी का उल्टा ये मोशन होता है। क्लियर है ये बात? अब हम आते हैं ग्राफ पे बात करते हैं। तो किस ग्राफ का स्लोप और एरिया क्या बताएगा, उसका एमआर स्टार तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उसका एमआर स्टार तो मैं पहले ही बता चुका हूं। कहां गया रे, जोरदार तरीके से मैं ये पहले ही बता चुका हूं। ग्राफ किसका बनाओगे? पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम। किस ग्राफ का स्लोप और किस ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये मैं तो पहले ही बता चुका हूं। बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप और वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे टाइम। इस ग्राफ का स्लोप अलग होता है। स्लोप का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन, उसके टेंजेंट कितना एंगल बनाएगा, टैन थीटा को स्लोप कहते हैं। उसका स्लोप क्या बताएगा? एक्सीलरेशन को। और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप नाली, अरे नाली नाली। तो कौन सा ग्राफ से सवाल ज्यादा बन सकता है? जिसका एरिया भी डिफाइंड हो और स्लोप भी डिफाइंड हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आगे जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पीछे जाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया और चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात? तो बताओ, अगर मैं बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, अगर मैं बात करूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का टैन थीटा मतलब उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या कर्व ग्राफ होगा, उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसकी टैन थीटा को हम कहते हैं स्लोप। स्लोप, स्लोप किसको बताएगा? वेलोसिटी को। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को। सर पोजीशन टाइम ग्राफ से पोजीशन ही देखना हो तो वर्टिकल एक्सिस आपको पोजीशन को बताएगा। वर्टिकल एक्सिस क्या बताएगा? पोजीशन को। एंड जो चेंज में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होगा, चेंज इन स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, स्लोप मतलब वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप चेंज हो रहा होगा उसको एक्सीलरेशन कहेंगे। चलिए यहां देखिए, बताओ अगर पार्टिकल टाइम के साथ ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता है तो इसका क्या मतलब है? पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं? सर पार्टिकल यहां पे है, टाइम बड़ा पोजीशन तो यही है, टाइम बड़ा पोजीशन तो ये, टाइम बड़ा पोजीशन तो ये, टाइम बड़ा पोजीशन तो ये, तो पार्टिकल रेस्ट में। और वैसे भी इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देखोगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप होगा 0, और स्लोप वेलोसिटी को बताता तो वेलोसिटी 0, और स्लोप हर इंस्टेंट पे 0 है तो एक्सीलरेशन भी 0। ले भाई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इस, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन भी 0। इस ग्राफ को देखोगे तो देखो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो क्या बोलोगे, पोजीशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? पोजीशन बढ़ रहा है। वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी हम देखते हैं टैन थीटा से, स्लोप से। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप मतलब टैन थीटा क्या है आपका? कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, तो आपका वेलोसिटी कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ले लो उठा के। कितनी जोरदार फील आई कि पोजीशन क्या हो रहा है? सर बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेम टाइम में सेम चेंज इन पोजीशन आएगा। भाई स्लोप को वेलोसिटी बोलोगे? स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाएगा? थीटा। यहां भी स्ट्रेट लाइन थीटा, यहां भी स्ट्रेट लाइन थीटा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहां पे देखो ध्यान से, ये पोजीशन और ये टाइम,
लगातार पोजीशन क्या हो रहा, सर बढ़ रहा है। पोजीशन के लिए हम वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे बेटा, पोजीशन क्या हो रहा है बताना, स्लोप लोप नहीं देखना, पोजीशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेलोसिटी, तो देखो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, क्या हो रहा है सर, इसका स्लोप बढ़ रहा है, पॉजिटिव की निगेटिव, टेंजेंट खींच के देख लेते हैं, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव में स्लोप बढ़ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी एक तो पॉजिटिव होगी और वो इंक्रीजिंग होगी। एक्सीलरेशन कैसा होगा सर, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। भाई मेरे स्लोप कैसा है, एक बात बता, दो चीजें बता, स्लोप कैसा है बता, किसी भी इंस्टेंट पे स्लोप कैसा है बोल, किसी भी इंस्टेंट पे मुझे इस ग्राफ का स्लोप बता दे, किसी भी इंस्टेंट पे इस ग्राफ का स्लोप बता दे, तो स्लोप कैसा है इसका, स्लोप कैसा है इसका, तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, सर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप हो क्या रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, हाँ तो एक्सीलरेशन तो पॉजिटिव ही होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव में और बढ़ रही है, तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही बढ़ती जा रही है, तो उसी की डायरेक्शन, अच्छा मान लो कि रफ्तार बढ़े तो जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा, तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं अगर इसकी बात करूं, चलो इसकी बात करता हूं, तो ध्यान से देखना इसका स्लोप कैसा होगा, सर निगेटिव, स्लोप कैसा होगा, निगेटिव, और ये रोता हुआ राम लाल है, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसकी वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है, और निगेटिव में जैसे मैं बोलूं कि स्लोप डिक्रीज हो रहा, तो स्लोप डिक्रीज होगा तो मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, जैसे देखो यहां पे वेलोसिटी क्या थी, जीरो, फिर थोड़ी देर बाद वेलोसिटी क्या हो गई, सिंपल सी बात समझना, सिंपल सी बात समझना, यहां पे वेलोसिटी क्या है, सिंपल बताना, यहां पे वेलोसिटी क्या है, तो यहां पे वेलोसिटी, अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसका स्लोप यहाँ पे जीरो है, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो, फिर यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, निगेटिव मतलब -2, फिर यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, -3, फिर यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, -4, तो लगातार वेलोसिटी पीछे की तरफ बढ़ रहा है, हाँ, तो मैं अगर स्पीड पूछूं तो सर स्पीड बढ़ा, पहले स्पीड था 2, फिर 3, फिर 4, और जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा उधर तरफ स्पीड बढ़ रहा, तो एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव। एक्सीलरेशन निगेटिव कैसे निकाले, काम करना ये भी छोड़, तू मुझे बता, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा डेल्टा टी, यही होता है ना, ये वेलोसिटी बोल -4, उसके पहले यहाँ पे रखेगा -3, निगेटिव ही आएगा, रख के देख ले, रख के देख लेना मेरे भाई, तू मुझे बता एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी बता दो, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब लाइन जाएगा तो वेलोसिटी हम जीरो बोलेंगे, यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसी होगा, कितना इजी है। अगर मान लो ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऐसे ग्राफ बनेगा ना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी पोजीशन क्या हो रही, सर इसकी पोजीशन घट रही, देखो ना वाई एक्सिस घट रहा, सर वेलोसिटी कैसा है इसका, वेलोसिटी निगेटिव है, तो इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव होगा, एंड कांस्टेंट, स्लोप चेंज नहीं हो रहा इसलिए वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ये बात एकदम। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मतलब इसका वेलोसिटी कैसा है सर, कांस्टेंट है, इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सीलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज एक्सीलरेशन, वर्टिकल, वर्टिकल कोऑर्डिनेट या वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी। जब तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ही देखना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी ही देखना हो, तो कैसे देखोगे, वर्टिकल एक्सिस से, तो वेलोसिटी कैसा है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, जीरो, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो। यहां पे इस वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा है, देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, क्योंकि एंगल 90 से कम बना रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन बेटा हो जाएगा कांस्टेंट, और देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, देखो ना यहाँ वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, यहाँ पे सर यहाँ भी वेलोसिटी बढ़ रहा है, और एक्सीलरेशन देखो यहाँ पे स्लोप जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो, फिर कुछ स्लोप आया, फिर स्लोप आया, स्लोप आया, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप को हम एक्सीलरेशन कहते हैं, तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, इसमें देखो एक्सीलरेशन जीरो, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इसमें एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग, क्रोनोलॉजी समझे, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस
अगर कोई लाइन बन जाए तो उसका स्लोप 0 होता है। वीटी ग्राफ का स्लोप एसिलेशन, तो एसिलेशन 0। स्ट्रेट लाइन तो एसिलेशन कांस्टेंट, और पैराबोला तो एसिलेशन बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो क्या? बताओ यहाँ पे एसिलेशन कैसा हो जाएगा? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निगेटिव है क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 से बराबर है, तो एसिलरेशन इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। और इसी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? अरे ओवरलैपिंग। इसी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर पॉजिटिव एरिया को ऐड करेंगे, निगेटिव को घटाएंगे, तो और टोटल एरिया को ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहां पे बना के दिखाता हूं, वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ बनाता हूं। ये मान लो एरिया A1 है, ये एरिया A2 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ A1 प्लस A2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा पॉजिटिव एरिया को जोड़ेंगे और निगेटिव एरिया को घटाएंगे। एसिलरेशन टाइम ग्राफ, मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया सर, यहाँ पे तो एसिलेशन 0 दिख रहा है। यस, एसिलेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा? इसका स्लोप क्या बताता है? नाली। किसी काम का नहीं है, इससे इजी हो जाएगा ना। एसिलेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमारे किसी काम का नहीं है। और एरिया हमेशा याद रखिएगा, एरिया वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। तो इस एटी ग्राफ का एरिया क्या होगा? इस एटी ग्राफ का एरिया हो जाएगा डेल्टा वी। और इसका एसिलरेशन कैसा है? सर इसका एसिलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, कैसा वेलोसिटी देगा? इंक्रीजिंग वेलोसिटी देगा। एरिया कांस्टेंट, एसिलेशन कांस्टेंट है, इसमें एसिलरेशन बढ़ रहा है। देखो ना भाई, एसिलेशन टाइम ग्राफ का एसिलरेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी भी बढ़ेगा और ज़्यादा तेजी गति से बढ़ेगा। यहाँ पे एसिलरेशन कैसा है? निगेटिव एंड कांस्टेंट। कैसे? देखो ना, इस एक्सिस पे कट के एसिलरेशन कैसा है? निगेटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ पे एक्स ग्राफ का एसिलेशन ग्राफ का 80 ग्राफ हो या एक्स ग्राफ हो, स्लोप हमेशा नाली देगा। एसिलरेशन का कभी भी हम डिफरेंशिएशन नहीं करते, ना तो एक्स के साथ ना तो टाइम के साथ। तो एक्स ग्राफ का स्लोप ना तो एसिलेशन देगा, एक्स ग्राफ का स्लोप, एक्स ग्राफ का ना तो हमें स्लोप मिलेगा, ना ही हमें 80 ग्राफ का स्लोप मिलेगा। हाँ, एक्स ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। वी एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है वो 2a के बराबर होता है। वी एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है वो 2a के बराबर होता है। यहां पे अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ तभी बनेगा जब v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होगा, और v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर मैं ये ग्राफ बना दूं और पूछूं क्या इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान सुनना, vt होता ना स्ट्रेट लाइन तो v प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, इसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल है। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट तभी हो सकता है जब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो, या v प्रोपोर्शनल टू t हो, या v प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स हो। v प्रोपोर्शनल टू t का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। vt का ग्राफ ऐसा बनेगा, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। लेकिन जब vx हो तो इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल होगा। इसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा? वेरिएबल होगा। जब हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, इसमें कोई खास बात है नहीं। 1D के केस में जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, ये VA और ये VB, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालोगे, वो हमेशा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A आएगा। ये जानते हो? A के रिस्पेक्ट में जो B का मोशन होगा, B के रिस्पेक्ट में A का मोशन जस्ट उसका उल्टा होगा। यहां पे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B लिखोगे, ये होता है A की वेलोसिटी जो पहले आता है उसका वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसको हमेशा लिखो पहले की वेलोसिटी में दूसरे को जोड़ दो उल्टा करके। मैं यही कंसेप्ट हमेशा सिखाता हूं। जिसका तुम वेलोसिटी निकाल रहे हो उसका जो भी है उसको रहने दो, और दूसरे की वेलोसिटी तुम उल्टा करके उसमें जोड़ दो। जो भी ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी अगर +5 है तो -5 लेके उसमें जोड़ दो। अगर उसकी वेलोसिटी -20 है तो फिर उसका निगेटिव लो, जो भी b होगा उसका निगेटिव लेके इसमें जोड़ दो। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का हम इनवर्स करके, उल्टा करके, निगेटिव लगा के जो भी होता है उसमें जोड़ देते हैं। सेम डायरेक्शन में चले, जैसे ये जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ ए बी क्या होगा बोलो? ये होगा VA, पॉजिटिव आगे ही जा रहा है, माइनस VB आगे ही जा रहा था, माइनस ऑफ VB। यही आएगा क्या? ऑब्जर्वर की वेलोसिटी घटाने का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन का, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? इसका उल्टा करके इसमें जोड़ दो। बहुत सिंपल सी बात है।
दो चीजें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, जैसे ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये ए है, बी, इनका रिलेटिव वेलोसिटी बोलो क्या होगा, ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ए का निकालना है ना, हाँ किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो बी पे ऑब्जर्वर बिठा दो, बी को रेस्ट में मान लो, जहां ऑब्जर्वर बैठेगा वो रेस्ट में हो जाएगा। और इसकी जो भी वेलोसिटी है, जैसे 6 पीछे, उसको उल्टा करो, इन्वर्स करो, माइनस लगा दो, उन उल्टा कर लो, इसमें जोड़ दो। तो आप कहना चाह रहे हो कि ए के पास 2 पहले से था, इस 6 को उल्टा कर दे और इसमें जोड़ दे, हाँ 6 + 2 8 मीटर पर सेकेंड। और वैसे भी जब अपोजिट डायरेक्शन में चीजें चल रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और सेम डायरेक्शन में जब चीजें चल रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये चल रहा हो 15 मीटर पर सेकेंड से और एक चल रहा हो 54 किलोमीटर पर आवर से, इसमें बी का रिलेटिव वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बताओ जल्दी, कहा फटाफट कमेंट करो, लेक्चर देख रहे हो तो फटाफट कमेंट करो। हाँ क्या निकाले सर, बी का 54 - 15 कुछ आएगा, चप्पल मारो निकाल के, 0 आएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 × 54, 5 × 15, ये भी 15, ये भी 15। रामलाल जटाधारी समझ में आ रही? ओ फिर देखो, कई बार सवाल ऐसा पूछता है कि दो ट्रेन है, एक चल रहा है ये वी स्पीड से और एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रहा है वी स्पीड से, इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ है L2। बताओ टाइम टेकन टू क्रॉसिंग क्या होगा, ओवरटेक क्या होगा, ओवरटेक करा ना, क्रॉस नहीं करा, ओवरटेक क्या होगा। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल लेंथ L2 + L1, टोटल लेंथ L2 + L1 बटा स्पीड हो जाएगा VA - VB। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटाते हैं, तो लेंथ को क्यों ऐड किया भाई साहब, ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा। अगर तुम इसको रुका हुआ मान लोगे, ये ट्रेन यहाँ आया, ट्रेन अपने लेंथ के बराबर चल चुका, क्या क्रॉसिंग हो गया, नहीं, ट्रेन यहां पहुंचेगा तो अपनी लेंथ ये चला और इसका भी तो लेंथ चलना पड़ेगा, ये पॉइंट थोड़ी ना एक लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो टोटल क्रॉसिंग के लिए लेंथ इतना चलेगा। हाँ अगर ऐसा हो कि ये इधर चल रहा हो और ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, तो यहां पे जो टाइम लगेगा L1 + L2 अपोजिट डायरेक्शन में चलने की वजह से इसको ऐड कर देंगे VA + VB, तो टोटल टाइम ये हो जाएगा। क्लियर है बेटा, टोटल टाइम ये हो जाएगा, क्लियर? हाँ रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी बड़ा आसान सी चीज है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट ए को तुमने नीचे फेंका किसी VA स्पीड से और दूसरे को तुमने नीचे फेंका VB स्पीड से, इस पर भी नीचे एक्सीलरेशन रहेगा जी और इस पर भी नीचे एक्सीलरेशन रहेगा। अगर मैं बी की चर्चा करूं ए के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालूं तो ये होगा VV - VA, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालूं तो G - G 0। तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, अगर रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट आ गया तो रिलेटिव मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो जरा यहां पे समझना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसको 20 से फेंका, ठीक है, अब इनका रिलेटिव वेलोसिटी 10 सेकंड बाद बताओ, इतना ही रहेगा। इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेटिव सेपरेशन देखूं, बी और ए के रिस्पेक्ट में कितना चला, बी ए के रिस्पेक्ट में कितना चला, तो सिंपल होगा VBA × T, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 है, तो रिलेटिव सेपरेशन होगा रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट हु इज आल्सो इन मोशन अंडर ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म। एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा है दूसरे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट से मोशन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन G और G नीचे है, तो नेट एक्सेलरेशन रिलेटिव 0 हो जाएगा। इसीलिए यहां पे एक सवाल कराते हैं कि मान लो कोई ए ऑब्जेक्ट है, उसको VA से नीचे फेंका या ड्रॉप किया, दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको VB से ऊपर फेंका, दोनों के बीच में डिस्टेंस h है। अब इंडिविजुअल मोशन दोनों यूनिफॉर्म है, तो बताइए कितने देर में दोनों टकरा जाएंगे, टाइम बड़ा आसान होता है,
रिलेटिव डिस्टेंस दोनों का कितना है, पहले h है, जब टकराएंगे तो खत्म, तो दोनों मिलके कितना चले, रिलेटिव डिस्टेंस h बटा स्पीड va प्लस vb। तो सिंपल va प्लस vb, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगा और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। ओ भाई साहब, एक लाइन का आंसर। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी इजी होता है मोशन अंडर ग्रेविटी से, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल एक्सीलरेटेड होगा, लेकिन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 हो रहा है। 1D रिलेटिव मोशन इन रिवर, 1D रिलेटिव मोशन इन रिवर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो रिवर की वेलोसिटी है कुछ वी आर, रिवर आगे फ्लो कर रहा, रिवर आगे फ्लो कर रहा, और उसमें एक आदमी है जो अपनी वेलोसिटी कुछ वीएम से स्विमिंग कर रहा है, वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, वीएम है वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, वेलोसिटी बाय विच मैन कैन स्विम, मैन कैन स्विम, पूरा नीट ही खत्म कर दिया मैंने। अब इसको इस डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर रिवर चल रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट भाग रहा है, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन, आदमी खुद तैर रहा है वीएम से और रिवर उसको ले जाएगी वीआर से, इसमें ऐड करेंगे। बच्चा कंफ्यूज होता है सर रिवर आगे जा रहा, आदमी भी आगे जा रहा, तो रिलेटिव वेलोसिटी में सब ट्रैक करेंगे ना। यहाँ पे सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं चल रहे। यहाँ पे क्या है कि आदमी खुद अपना एफर्ट लगा रहा है वीएम से, और नदी बह रहा है उसमें आदमी बैठ गया है, तो आदमी नहीं भी तैरता तो नदी बहा के ले जाती। नदी किधर बहा के ले जाएगी, आगे, आदमी कहाँ भाग रहा है, आगे। हाँ इसमें ये होता, इसको कहते हैं अप स्ट्रीम मोशन। अप स्ट्रीम मोशन, इसको मैं ऐसे याद रखता हूं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अप स्ट्रीम मोशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि रिवर आगे फ्लो कर रही वीआर से और आदमी जो है इधर जा रहा वीएम से, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा वीएम माइनस वीआर। नदी बार बार उसको आगे ले जाएगी, लेकिन आदमी तो पीछे तैर रहा है। अगर आदमी नहीं तैरता तो नदी आगे ले जाती, आदमी अपना एफर्ट लगा पीछे भाग रहा, तो भी तो नदी आगे खींचेगी। हाँ, तो नेट स्पीड यहां पे आएगा वीएम माइनस वीआर। क्या क्लियर है ये बात, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी यहाँ पे जो कुछ भी अच्छा लगा उसको कमेंट करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।